हाय दोस्तों, मैं पंकज कुमार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल द पंकज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में विधान परिषद चैप्टर को विस्तृत रूप से अध्ययन किया और आप सभी को बताया हमने कि क्या होता है विधान परिषद, हमारे राज्य में किस प्रकार से विधान परिषद काम करती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से आप सबके सामने हाजिर है। वह चैप्टर है हमारा न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय। तो हम देखेंगे कि न्यायपालिका क्या होता है और सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है। तो यदि हम शुरुआती दौर की बात करें तो हमने आपको शुरू में बताया था न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो हमने विधायिका और कार्यपालिका के अंगों को पढ़ा था। कार्यपालिका में हम आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे कि कार्यपालिका हमने बताया था कि 2 स्तर पे कार्यपालिका होती है। केंद्र स्तर कह सकते हैं, केंद्र कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका। तो केंद्र की राज्यपालिका में हमने आपको बताया था दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। उसके बाद हमने आगे बढ़ा, फिर देखा हमने राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, हमने पढ़ा था राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। फिर आगे हमने आपको बताया विधायिका। ठीक है दोस्तों, विधायिका, विधायिका अर्थात विधेयक कह सकते हैं, बिल। तो विधेयक 2 स्तर पे पेश होते हैं, 2 स्तर पे बनते हैं, 2 स्तर पे पेश होते हैं। तो 2 स्तर पे पेश होते हैं तो एक तो केंद्र स्तर पर विधेयक जो पेश होता है उसे हम कहते हैं संसद में, और उसके बाद एक राज्य स्तर की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं विधानमंडल। तो संसद में हमने बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद हम जब राज्य में आए तो यहाँ पे हमने देखा विधानमंडल। तो विधानमंडल के भी 3 भाग हमने बताया, राज्यपाल और विधानसभा, विधान परिषद। तो दोस्तों, अब हमारा जो होगा चैप्टर वो है न्यायपालिका। हमने कार्यपालिका और कह सकते हैं विधायिका विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया। आज से हम जो अध्ययन करेंगे वो है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका और न्यायपालिका के भागों को हम अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका में हम पहले सर्वोच्च न्यायालय को देखेंगे, फिर हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय को, फिर जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। तो थोड़ा सा हम न्यायपालिका के बारे में बताएंगे, फिर पूरा फोकस हमारा आज का जो अध्याय होगा वो सर्वोच्च न्यायालय पे होगा। तो देखेंगे हम न्यायपालिका। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया आज हम अध्ययन करेंगे न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय। अब हम न्यायपालिका के बारे में आपको सिर्फ जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि लेक्चर्स के रूप में आपको बताएंगे और ध्यान से हमारी बातों को आप सुनिएगा। जब आप सुनेंगे दोस्तों तो आपको बीच में जो भी बताया जाएगा, चैप्टर के लास्ट तक आपको जितना भी चीजें बताई जाएंगी आपको कंठस्थ होगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा। आप थोड़ा पॉइंट नोट करिएगा, जहां पे आपको लगे कि हम इसे भूल जाएंगे तो उसे आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी होगा वो आप सुनते हैं अगर ध्यान से तो याद हो जाएगा। तो दोस्तों, न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका हमारे भारत में न्याय देने का कार्य करती है। ठीक है, हमारे भारत में जो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है वो न्याय देने का काम करती है। और यह जो है एक एकीकृत न्यायपालिका हमारे भारत में अपनाई गई है। अब एकीकृत का मतलब कह सकते हैं कि एक निचले, ऊपर से निचले स्तर तक, ठीक है, एक गठित न्यायपालिका, और यह जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। हमारे भारत में न्यायपालिका की जो व्यवस्था की गई है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। थोड़ा सा इसका ढांचा देखेंगे, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार से हम देखेंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हम 2 नामों से जानते हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो होता है। हाई कोर्ट को हम जानते हैं उच्च न्यायालय के नाम से, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अर्थात जिला न्यायालय। तो हम यहाँ पर देखते हैं यदि हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिलता तब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट अर्थात हाई कोर्ट में अगर यदि हमें न्याय नहीं मिलता तो हम
उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है न्यायालय काम करता है, न्यायपालिका कार्य करती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है, हम यहाँ पे ध्यान देंगे हमारे भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है, अब स्वतंत्र रूप से मतलब ना तो यहाँ पे केंद्र सरकार का कोई दबाव ये लेगी, ना तो राज्य सरकार का। इसे जिसके पक्ष में न्याय पक्ष जाएगा, न्याय जिसके तरफ ये इसका झुकाव रहेगा न्याय के प्रति, कि उसके पक्ष जो है अपना न्याय रखेगी, न्याय देगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों आगे, तो हमने आपको बताया कि पूरा हमारा फोकस सर्वोच्च न्यायालय को होगा, अर्थात इसी के एक भाग सुप्रीम कोर्ट को हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करते हैं, फिर हाई कोर्ट को अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायालय के बारे में आपको हम बता देंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। हमने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया, ध्यान देंगे। फिर हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यदि हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें दोस्तों, तो भाग 5 और अनुच्छेद की यदि बात करें, अनुच्छेदों की यदि बात करें, तो अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा भाग 5। ठीक है, और अनुच्छेद 124 से भाग 5, अनुच्छेद 124 से 147 तक हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन मिलता है। याद रखेंगे, भाग 5 अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 के बीच में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, अब ऐसी चीजें ही हैं जिन्हें आपको नोट डाउन करना चाहिए, जिससे हमें याद रहे किनके किनके बीच में इनका वर्णन मिलता है, किस कह सकते हैं किस हमारे भारत के संविधान के किस भाग में इनका वर्णन मिलता है। तो भाग 5 में, और आर्टिकल की बात करें तो 124 से 147 तक। तो दोस्तों हम जैसा जानते हैं हमारे संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियां। ठीक है, इस प्रकार से हमारे भारत में अपनाई गई है 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों इसके गठन के बारे में। ये थोड़ा सा हमने देख लिया कि किन किन अनुच्छेदों में इनका वर्णन मिलता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसका गठन किस प्रकार से किया गया। तो हम दोस्तों पहले गठन से संबंधित इसको जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका नाम कब सर्वोच्च न्यायालय रखा गया और किसके तहत आया इसका नाम उभर कर सर्वोच्च न्यायालय। तो हम याद करेंगे दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1935 आप कई बार सुने होंगे कि भारत शासन अधिनियम, यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में एक प्रावधान के तहत एक प्रावधान के तहत हमारे भारत में करीब आर्टिकल 250 कह सकते हैं कि अनुच्छेद करीब 250 आर्टिकल हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारत के संविधान में जोड़े गए। कितने आर्टिकल? करीब 250 अनुच्छेद। ठीक है, करीब 250 अनुच्छेद, यहाँ पे ध्यान देंगे, करीब 250 अनुच्छेद हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। ठीक है, जोड़े गए। इसके तहत, ठीक है दोस्तों, इसी के तहत हमारे भारत में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई? संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। और उस समय जो है 250 अनुच्छेद हमारे भारत में जोड़े गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब हमारा भारत हम जानते हैं 1947 में आजाद हुआ। ये ध्यान देंगे, हमारा भारत 1947 में आजाद जब हुआ, स्वतंत्र जब हुआ हमारा भारत, तो उसके बाद क्या किया गया दोस्तों कि इसी जो कहते हैं संघीय न्यायपालिका, हमने अभी बताया आपको संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। तो जब हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में,
तब इसी संघीय न्यायपालिका का प्रतिरूप बनकर उभरा क्या सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान देंगे, इसी क्या कहते हैं, इसी संघीय न्यायपालिका का एक प्रतिरूप बनकर उभरा सर्वोच्च न्यायालय। तो अब हमने जाना यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का नाम कब आया हमारे सामने, हमारे भारत में। तो संघीय न्यायपालिका का ही एक प्रतिरूप बनकर उभरा सर्वोच्च न्यायालय। तो हमने यहाँ पे जाना कि कब हमारे भारत में 250 करीब 250 अनुच्छेद हमारे भारत में कम से कम जोड़े गए। इसके तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में करीब 250 जो है अनुच्छेद हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम देखेंगे इसके गठन संबंधित बातें। हम देखेंगे इसके गठन संबंधित बातें। गठन, अब गठन में थोड़ा सा हम ध्यान देते हुए चलेंगे दोस्तों कि जब हमारा भारत, ठीक है, हमारा भारत जब आजाद हुआ तो स्वतंत्र हुआ तो इसको सर्वोच्च न्यायालय के रूप में देखा गया। संघीय न्यायपालिका का प्रतिरूप बनकर उभरा सर्वोच्च न्यायालय। तो जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारे मूल संविधान में कह सकते हैं कि मूल संविधान वही था जिसमें 250 आर्टिकल करीब जोड़े गए। तो हमारे मूल संविधान में कुछ इस प्रकार से व्यवस्था की गई, ठीक है, हमारे मूल संविधान में कुछ इस प्रकार से व्यवस्था की गई। उसमें कहा गया कि जो है करीब एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे प्लस 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ध्यान देंगे, ये हमारे मूल संविधान में यही वर्णित था। हमारे मूल संविधान में क्या वर्णित था कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो कुल मिलाकर हो जाएंगे कितने, 8 न्यायाधीश, ठीक है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 8 न्यायाधीश थे। उसके बाद में संसद द्वारा एक अधिनियम लाया गया 2008-2009 में, ठीक है, 2008-2009 में एक अधिनियम द्वारा जो है यह लाया गया कि एक जो होंगे वो मुख्य न्यायाधीश होंगे प्लस 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 31 न्यायाधीश, ठीक है। कुल मिलाकर 31 न्यायाधीश की व्यवस्था हमारे जो है क्या कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय में कर दी गई। तो अब यदि वर्तमान समय की बात करें दोस्तों, प्रेजेंट टाइम की यदि बात करें तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है, यदि ध्यान देंगे एक मुख्य न्यायाधीश है और इसी 30 के जगह पे 33 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था कर दी गई है। 33 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था कर दी गई है। तो अब हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश अभी वर्तमान समय में मौजूद है। हम ध्यान देंगे ये अभी वर्तमान समय में कुल 34 न्यायाधीश हमारे भारत में मौजूद है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। हम देखेंगे इनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। हमने गठन संबंधित बातें देखे, अब हम देखेंगे और गठन संबंधित हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में यदि पूछा जाए कि गठन संबंधित हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद के तहत गठन संबंधित बातें की गई है, तो हम ध्यान देंगे गठन संबंधित बातें अनुच्छेद 124(1) के तहत 124(1) में जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गठन संबंधित बातें मिलती हैं। तो बस यही गठन संबंधित बातें हम याद रखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे अब देखेंगे नियुक्ति, आगे देखेंगे नियुक्ति। तो नियुक्ति में दोस्तों यदि बात की जाए कि नियुक्ति संबंधित किस आर्टिकल में जो है वर्णन मिलता है, तो 124(2) के तहत जो है नियुक्ति संबंधित बातें मिलती हैं। तो अब हम देखेंगे इनकी नियुक्ति कौन करता है और किस प्रकार से करते हैं। तो इनकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। पहली चीज दोस्तों ध्यान देंगे, इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सलाह पर, ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सलाह पर ध्यान देंगे। हमने यहाँ पे देखा राष्ट्रपति जी महोदय जी द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सलाह पर। अब दोस्तों आगे एक व्यवस्था कर दी गई
जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, एक नाम याद रखेंगे, कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम की एक व्यवस्था की गई दोस्तों। इसमें क्या था कि हमारे संसद द्वारा इसे लाया गया था कॉलेजियम सिस्टम। धीरे कुछ दिनों के बाद, शुरू में तो यही था कि राष्ट्रपति महोदय जी सुप्रीम कोर्टों के अन्य जो है न्यायाधीशों की सलाह पर करेंगे। तो ये कॉलेजियम सिस्टम जो है हमारे भारत में यूज आज भी होता है। इसमें क्या था दोस्तों कि एक अन्य न्यायाधीश होंगे, प्लस क्या कहते हैं 4 और न्यायाधीश होंगे। एक जो है एक अन्य न्यायाधीश और 4 और एक न्यायाधीश होंगे, 4 कुल मिलाकर 5 न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की गई। 5 न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की गई, जिसके सलाह पर राष्ट्रपति महोदय हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। लेकिन दोस्तों संसद द्वारा एक और गठन लाया गया, संसद द्वारा ही गठित किया गया, जिसे हम कहते हैं NJAC। याद रखेंगे, नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमेटी। नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमेटी ये दोस्तों जो है हमारे संसद द्वारा लाया गया। इसमें क्या था, संसद द्वारा पारित किया गया, इसको लाया गया। इसमें यह था कि इसमें जो 3 होंगे, इसमें 3 होंगे जो होंगे जज होंगे। क्या होंगे? 3 जज होंगे, प्लस एक होंगे कौन? कानून मंत्री। ठीक है, कानून मंत्री होंगे और प्लस 2 जो होंगे वो कानून विशेषज्ञ होंगे। ठीक है, कानून विशेषज्ञ होंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि NJAC हमारे संसद द्वारा लाया गया, गठन किया गया, जिसमें यह कहा गया कि इन्हीं के द्वारा अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। लेकिन जो है यह पारित नहीं हुआ, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जो है। तो इसमें क्या कहा गया कि 3 जज होंगे, एक कानून मंत्री होंगे और 2 कानून विशेषज्ञ होंगे। कुल मिलाकर 6 सदस्यों की पीठ गठित की गई थी। इसमें NJAC के तहत NJAC नाम दिया गया, जिसे नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमेटी कहा जाता है। इसके तहत 6 सदस्यों का गठन किया गया, जिनके द्वारा अन्य न्यायाधीशों की गठन किया जाएगा। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो यदि वर्तमान समय की बात करें दोस्तों, यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो आज भी हमारे भारत में कॉलेजियम सिस्टम को ही अपनाया गया है। याद रखेंगे, आज भी हमारे भारत में कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। तो हमने यहाँ तक इनकी नियुक्ति संबंधित बातें देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे इनकी क्या कहते हैं योग्यता। इनकी योग्यता हम देखेंगे, योग्यता संबंधित बातें। अब योग्यता की बात हम करेंगे तो इनका भी हमारे आर्टिकल प्रावधान मिलता है। तो आर्टिकल 124(3) के तहत योग्यता के बारे में दिया गया है कि योग्यता इनकी क्या होगी। तो आर्टिकल याद रखेंगे, 124(3) के तहत इनके जो है योग्यता के बारे में वर्णन मिलता है कि क्या क्या योग्यताएं इनके अंदर होनी चाहिए। अब हम योग्यता के बारे में पढ़ेंगे तो पहली चीज हम ध्यान देंगे दोस्तों, भारत के नागरिक हो। ठीक है, हमने सभी में आपको बताया है कि भारत के नागरिक होना अनिवार्य होता है। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष किसी कह सकते हैं आप किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में काम कर चुके हो। ठीक है, किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में काम कर चुके हैं, जज के रूप में, या यहाँ पे कर देंगे 10 वर्ष तक। ठीक है, 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकील के तौर पर कार्य कर चुके हो, वकील के तौर पर काम कर चुके हो। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर चुके हो, या यह योग्यता नहीं है तो 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य कर चुके हो। तो उन्हें क्या सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमने ये 2 योग्यताएं देखी। मान लीजिए कि ये दोनों योग्यताएं उनके अंदर नहीं है, तो यहाँ पर एक राष्ट्रपति जी को पावर है, कह सकते हैं, कहेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति जी द्वारा ही नियुक्त की जाती है। तो राष्ट्रपति जी यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखेंगे
यहाँ पे राष्ट्रपति जी उसे नियुक्त कर सकते हैं जो कानून का कह सकते हैं कि विधि वेता हो। ठीक है, जो कानून का विधि वेता हो, अर्थात कह सकते हैं कानून का विशेषज्ञ हो, जिसे राष्ट्रपति जानते हो कि ये कानून के बारे में अधिकतम इनके पास जानकारी है, विधि वेता है, तो उन्हें जो है राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दी जाती है। तो यहाँ पे हमने योग्यता देखा। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इनका जो है शपथ। ठीक है, इनका देखेंगे हम शपथ। अब शपथ संबंधित बातें की जाए अगर दोस्तों, तो किस आर्टिकल में शपथ संबंधित वर्णन मिलता है, तो अनुच्छेद याद रखेंगे आर्टिकल 124(6) के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 124(6) के तहत इनके शपथ संबंधित बातें मिलती हैं। तो ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं, तो ये राष्ट्रपति महोदय जी के समक्ष शपथ लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष हमने देखा ये समक्ष किसके लेते हैं, राष्ट्रपति जी के समक्ष ये अपना शपथ ग्रहण करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नीचे आएंगे, इनके कार्यकाल संबंधित बातें। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो कार्यकाल इनका 65 वर्ष का होता है। ठीक है, 65 वर्ष के बाद इन्हें जो है इनके पद से हटा दिया जाता है, अर्थात इनकी आयु पूर्ण हो चुकी होती है, तो इन्हें अगले पद से हटा दिया जाता है, इनको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, कार्यकाल इनका 65 वर्ष का होता है। अब हम नीचे आएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तब इनके हम जो है त्यागपत्र संबंधित बातें देखेंगे। त्यागपत्र, ठीक है, त्यागपत्र। अब त्यागपत्र किसको देंगे, तो ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति जी को देंगे। ध्यान देंगे, हमने देखा त्यागपत्र ये किनको देंगे, तो राष्ट्रपति जी को ही ये त्यागपत्र भी देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने शपथ देखा राष्ट्रपति के समक्ष, कार्यकाल देखा 65 वर्ष, त्यागपत्र देखा किसको देंगे, तो राष्ट्रपति जी को देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इनके जो है वेतन के बारे में, इनका वेतन कितना होता है। तो हमारे भारत में हमने आपको शुरू से ही बताया है कि एक चीफ जस्टिस होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिन्हें हम शॉर्टकट में कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका जो वेतन होता है, जो एक मुख्य न्यायाधीश, इनका वेतन होता है 2,80,000। ठीक है, इनका जो वेतन होता है वो 2,80,000 होता है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन होता है 2,50,000। ठीक है, उनका वेतन होता है 2,50,000। तो ये वेतन संबंधित बातें थी। हमने देखा यहाँ पे कि इनका जो वेतन होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2,80,000, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है वो 2,50,000। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अन्य का 2,50,000 और जो, तो दोस्तों हमने यहाँ पे वेतन देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इनको हटाया किस प्रकार से जाता है, अर्थात कह सकते हैं हटाने की विधि क्या होती है, विधि। ठीक है, हटाने की विधि देखेंगे। तो हटाने की विधि में इनको दोस्तों 2 प्रकार से हटाया जाता है। पहली विधि इसमें क्या होती है दोस्तों, पहली विधि इसमें होती है साबित कदाचार। ठीक है दोस्तों, साबित कदाचार। ठीक है, साबित कदाचार का मतलब होता है कि कह सकते हैं भ्रष्टाचार, घूस लेना, यही सब साबित कदाचार के अंतर्गत आता है। तो इन्हें या तो इन्हें यह देखा जाता है ये घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं, तब इन्हें हटाया जा सकता है, या तो दूसरा पॉइंट देखेंगे असमर्थता। ठीक है, याद रखेंगे असमर्थता। असमर्थता मतलब देखा जाए तो ये समर्थ नहीं रह जाते, योग्य नहीं रह जाते, अर्थात यह कह सकते हैं कि उस पद के लिए ये काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, तब इन्हें हटाया जा सकता है। और हटाया किसके द्वारा जाता है, तो ये संसद द्वारा हटाए जाते हैं। ये जो हटाने की विधि होती है वो संसद द्वारा की जाती है। अब ये संसद द्वारा की जाती है, तो संसद में हम जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा, यह किसी भी में पेश किया जा सकता है। यदि लोकसभा में पेश होता है तो लोकसभा के कहेंगे, लोकसभा में यदि लोकसभा इसको लाती है तो लोकसभा में करीब 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने
अनिवार्य है। 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब यदि राज्यसभा में ये लाया जाता है, यदि यह राज्यसभा में लाया जाता है तो करीब 50 सदस्यों के हस्ताक्षर, ठीक है, ध्यान देंगे, करीब 50 सदस्यों के, करीब 50 सदस्यों के। अगर हमने देखा लोकसभा में यदि यह जो है बिल लाया जाता है, इन्हें हटाने संबंधित बातें, तो करीब 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। और यदि राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। अब उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि जब यह इतना फुलफिल हो जाता है, उसके बाद देखेंगे तो इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है। दोनों के तहत 2/3 बहुमत से इसे पारित करके राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर कर देते हैं। फिर उसके बाद इसे जो है मान्यता दे दी जाती है, उन्हें पद से हटा दिया जाता है। तो यही था इसमें 2/3 बहुमत से इसे पारित करके उन्हें पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें दोस्तों, पारित करने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वह जाएगा, इनके हस्ताक्षर के बाद वह सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में यदि उसमें सहमति और न्यायाधीशों की होती है तो उन्हें उस पद से हटा दिया जाएगा। तो फिर यदि हम बातें इसमें थोड़ा सा और देखें दोस्तों कि इसके हटाने की विधि किस आर्टिकल में वर्णन मिलता है, ठीक है दोस्तों, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 124(4), ठीक है, तथा 124(5). ध्यान देंगे, एक आर्टिकल देखा, आर्टिकल 124(4) तथा आर्टिकल 125 में इनके हटाने की विधि के बारे में वर्णन मिलता है। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों कि इनकी कुछ अन्य चीजें, हम यदि बात करें कुछ अन्य चीजों के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, कुछ अन्य चीजों के बारे में यदि हम बात करें, जैसे कि बात कभी न्यूज वगैरह में हम कुछ देख लेते हैं, न्यूज वगैरह में देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो जैसे हम देखते हैं ना कि कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश आए और यहाँ पर जो है न्याय का काम किए, और एक होते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश आए। तो तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं उसे हम आपको बताना चाहेंगे। एक होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, एक होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, और दूसरे होते हैं कह सकते हैं सेवानिवृत्त, ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है। हमने पहला देखा तदर्थ न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश वे न्यायाधीश होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश यदि हम बात करें तो इन्हें हम एड हॉक भी कहते हैं। यदि इन्हें शॉर्टकट नेम से देखें, एड हॉक, ठीक है, इन्हें एड हॉक के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर न्यूज वगैरह में एड हॉक का कभी आप चर्चा सुनेंगे, विशेष परिस्थिति में इन्हें बुलाया जाता है, एड हॉक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये होते हैं जैसे हाई कोर्ट के जज वगैरह जो होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, तो उन्हें मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम है, किसी विशेष परिस्थिति में हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम है, तो तदर्थ न्यायाधीश के क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश एड हॉक के तौर पर हाई कोर्ट के जज को बुला लिया जाता है कि जो इनका पद है, इनका जो सीटों की संख्या कुछ कम है, तो उनके रूप में इन्हें हाई कोर्ट के जजों को बुला लिया जाता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत यदि आता है, पूछता है कि तदर्थ न्यायाधीश किस आर्टिकल के तहत आते हैं, तो ये आता है 127। याद रखेंगे, आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश के बारे में वर्णन मिलता है। उसके बाद एक मैंने बताया सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मतलब होता है दोस्तों वे न्यायाधीश, ठीक है, वे न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं, या कह सकते हैं जो सेवा से, जो पद से हट गए हैं, ठीक है, जो पद से हट गए हैं, उन्हें बुलाया जाता है जो है इनके कार्यभार को संभालने के लिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये आर्टिकल 128 के तहत आता है, ठीक है। याद रखेंगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में वर्णन मिलता है आर्टिकल 128 के तहत।
तो हमने यहाँ पे देखा तदर्थ न्यायाधीश और ये कुछ नाम थे, अक्सर न्यूज वगैरह में देखने सुनने को मिल जाते हैं, तो इसलिए हमने आपको बता दिया तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों इनके कार्य एवं शक्तियां और कार्य के बारे में हम वर्णन करेंगे। ठीक है, कार्य एवं शक्ति। ठीक है, पहली शक्ति की बात करें यदि तो एक होता है मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता, ठीक है, मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता के बारे में वर्णन मिलता है अनुच्छेद 131। ध्यान देंगे दोस्तों, मूल अधिकारिता के बारे में वर्णन मिलता है 131 में, आर्टिकल 131 में। तो दोस्तों यदि हम बात करें मूल अधिकारिता की तो यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट मिलता है यदि मान लीजिए राज्य, ठीक है, राज्य और भारत के बीच में विवाद होता है, मतलब राज्य एवं कह सकते हैं केंद्र के बीच में विवाद होता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी पॉइंट, यदि मान लीजिए कई राज्यों एवं भारत के बीच या केंद्र के बीच विवाद होता है, वो भी कहां पेश होगा? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तीसरी चीज कह सकते हैं राज्य प्लस राज्यों। ठीक है, किसी राज्य और समूह राज्यों के बीच में यदि कुछ भी बातें आती हैं और भारत के बीच आता है, राज्य प्लस राज्य मिले रहेंगे और केंद्र के बीच कोई विवाद आता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा। ठीक है, चौथी चीज यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, चौथी चीज मान लीजिए राज्य तथा राज्य के ही बीच विवाद आता है। किसी राज्य और किसी राज्य, मतलब राज्य के ही बीच विवाद का उत्पन्न होती है, विवाद उत्पन्न होता है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही पेश होगा। ठीक है, वो भी कहाँ पेश होगा? वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही पेश होगा। तो हमने यहाँ पे देखा मूल अधिकारिता में कुछ चीजें जो कि आर्टिकल 131 के तहत मूल अधिकारिता है। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे कि नदी जल संबंधित विवाद यदि राज्य और भारत के बीच या राज्यों प्लस भारत के बीच में आता है तो वह क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का कोई अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, तो वो अलग चीज है, नदी जल विवाद यहाँ पर पेश नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नदी जल विवाद याद रखेंगे ये अलग चीज है, यहाँ पे पेश करने की इसी कोई इजाजत नहीं है। आप हाई कोर्ट में भी इसको अपील दायर कर सकते हैं। नदी जल विवाद में किसी राज्य के बीच में, यदि किसी राज्य के बीच में नदी जल विवाद आता है तो इसे हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये शामिल नहीं है, इससे हम अलग ही रखेंगे, नदी जल विवाद ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मूल अधिकारिता को देखा, दूसरी चीज देखेंगे रीट। ठीक है दोस्तों, हम दूसरी चीज देखेंगे रीट अधिकारिता। अब रीट अधिकारिता की यदि बात करें दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। 5 प्रकार की रीट, ठीक है, 5 प्रकार की रीट, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है और यह 5 प्रकार की रीट क्या करती है? जारी कर सकती है। और किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद याद रखेंगे, आर्टिकल 32 के तहत यह 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। रीट जारी करने का मतलब यह है दोस्तों कि जनता के प्रति किसी न्याय संबंधित बातें यदि आती हैं तो ये अपने तरीके से किसी के अच्छे विपक्ष में ना होकर ये 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 मूल अधिकारिता हमने देखा। ठीक है, अब हम यदि बात करें कुछ और अधिकारों की, एक होता है दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, याद रखेंगे, एक होता है न्यायिक पुनरावलोकन। अब न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए किसी चीज पर सुप्रीम कोर्ट न्याय देती है, सुप्रीम कोर्ट न्याय देती है, न्याय को खारिज करती है,
न्याय को खारिज करती है। हमने यहाँ पे देखा न्यायिक पुनर्विलोकन, सुप्रीम कोर्ट किसी न्याय को खारिज करती है या फिर उस कह सकते हैं उस न्याय को खारिज की जगह उसे मान्यता दे देती है। तो क्या होता है ना कि इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन का उस पर विचार विमर्श दोबारा कर सकती है, उस पर विचार विमर्श क्या कर सकती है, दोबारा भी कर सकती है। यही होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब यही तात्पर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी न्याय संबंधित बातें या मान लीजिए वो खारिज कर दी या उसे मान्यता ही दे दी, तो बाद में क्या करेगी, यदि उस पर विवाद पैदा होता है तो उसमें फिर उस पर क्या करेगी, उस पर न्याय दे सकती है। ठीक है, एक बार न्याय देने के बाद उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। तो हमने यहाँ पर देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा दोस्तों, कुछ अन्य बातों की यदि बात करें दोस्तों, यह एक और है, कह सकते हैं तीसरा चौथा है सलाहकारी अधिकारिता। अब सलाहकारी अधिकारिता के तहत कह सकते हैं कि यह राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, ध्यान देंगे, राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, पर यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, राष्ट्रपति जी इस पर बाध्य नहीं होंगे। राष्ट्रपति जी को यह नहीं है कि ये राष्ट्रपति जी को किसी बात पर, किसी न्याय पर विचार विमर्श करती है, देती है, सलाह देती है राष्ट्रपति जी को, तो इस पे राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं होंगे कि हम आपकी बातों को मानेंगे ही। वे राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। चूंकि पर इन्हें इतना अधिकारिता है, सलाहकारिता अधिकारिता है कि राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, पर यहाँ पे राष्ट्रपति की सलाह पर ही सलाह दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति यदि कहते हैं कि हमें आपकी सलाह चाहिए तभी ये दे सकते हैं। और इसमें क्या होता है, 5 सदस्यों की एक पीठ गठित होती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, 5 सदस्यों की एक पीठ गठित होती है जिसके तहत यह राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा सलाहकारी अधिकारिता में यह राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, पर राष्ट्रपति इस पे बाध्य नहीं होंगे कि हम आपकी सलाह को मानेंगे ही। और ये भी बात है कि सलाह ये तभी देंगे जब राष्ट्रपति कहेंगे, और ये इसमें 5 सदस्यों की पीठ गठित करेंगे किसको, सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को। तो हमने यहाँ तक देखा। अन्य में अब ये दोस्तों यदि हम बात करें कुछ इनके बारे में, अन्य चीजों के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे संविधान का ये व्याख्याता होते हैं। यहाँ पे हमें जानना चाहिए कि ये संविधान के, पहली चीज यदि यहाँ पे देखें अन्य की चीजों पे, तो संविधान के कह सकते हैं व्याख्याता होते हैं। ठीक है, व्याख्याता होते हैं, ये संविधान के व्याख्याता होते हैं। हम ध्यान देंगे कि संविधान में करीब जैसे भी होंगे, जैसे कुछ भी न्याय संबंधित बातें होंगी, तो उसके प्रति इनका जो होता है, जो भी दबावपूर्ण कह सकते हैं कि जो इन्हें अधिकारिता है संविधान की व्याख्या के प्रति, किसी भी बिल के प्रति, तो ये उस पर न्याय संबंधित बातें देंगे, उस पर व्याख्या करेंगे कि इस प्रकार से इसका कह सकते हैं कि विचार विमर्श करवाएंगे। तो इनके प्रति बहुत ही मतलब कह सकते हैं इनका ये अन्य काम होता है कि संविधान का ये व्याख्या भी कर सकते हैं। ठीक है, संविधान में अन्य चीजों को जोड़ना, हटाने संबंधित बातें लास्ट में इन्हीं के पक्ष में आता है। तो यही सब चीजें हमने यहाँ पे देखा। तो चलिए दोस्तों, हमने यदि सर्वोच्च न्यायालय की बात की थी, तो यहाँ पे हमने सर्वोच्च न्यायालय अध्याय को संपूर्ण रूप से अध्ययन किया, और हम आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और हमारा यह चैप्टर जो था वह कह सकते हैं कि बहुत ही विस्तृत रूप से हमने आपको अध्ययन कराया। तो चीजें दोस्तों आप ध्यान से सुनिए। यदि आपको नहीं समझ में एक बार में आता, दोबारा देखिए, तब आपको मैं 100% श्योर कह सकता हूं कि आपको समझ में वो चीजें जरूर आएंगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं अगला वीडियो आप सबके लिए लाऊं।
उस नए उमंग के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे हम अलविदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।